दोपहरकालीन सत्र का जो विषय है मैं पुनः बताना चाहूँगी, वाटर क्राइसिस अ कॉल टू एक्शन, प्रेजेंटेड बाय प्लम्बर बाथवेयर। My name is Rishu Chaudhary. I'm sure in an ecosystem like Almora, water is one of the biggest concerns. Let's take a pledge to protect every drop of water. और आज हम आपको इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि together we can create a future that's both beautiful and responsible. Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे बीच हैं डॉक्टर ललित पांडे जी, डॉक्टर सुमन सहाय जी, रमोला बुटालिया जी और डॉक्टर वसुधापन। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप सब विद्वज्जनों का इस पैनल में सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ। जैसा इस सेशन का टाइटल हमने दिया है, वाटर क्राइसिस अ कॉल टू एक्शन, क्योंकि क्राइसिस वाटर की है, मेरे ख्याल से अब ये सभी जानते हैं। नॉट ओनली इन हिल्स, नॉट ओनली इन इंडिया, बट इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना नाउ। इंडिया की तो अगर हम बात करते हैं तो हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फेसिंग एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस, ये बहुत बड़ी एक बात है और बहुत चिंता की बात है। हम अगर इसको शुरुआत से देखते हैं तो वाटर क्राइसिस जो अगर सिविलाइजेशन की बात हम करें तो सिविलाइजेशंस अगर वाटर सोर्स के किनारे डेवलप हुई हैं, कोई भी अगर आप शुरू से देखें, अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड से देखें, क्योंकि मैंने जब एक बुक लिखी बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन इन इंडिया, तो उस समय मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जब किसी भी तरीके की मानव सभ्यता जो डेवलप हुई है वो वहीं पे हुई है जहाँ स्टोन अवेलेबल था, और या फिर वो वाटर सोर्स कहीं ना कहीं किसी वाटर सोर्स के किनारे वो सभ्यता डेवलप हुई। और इंडस सिविलाइजेशन जिसका हम सब जिक्र करते हैं, और इतनी बड़ी एक सिविलाइजेशन जो हमारी रही है, वो भी नदी के किनारे ही डेवलप हुई थी, और उसका ख़त्म होने का भी जो कारण दिया जाता है उतनी बड़ी सिविलाइजेशन का, कि वो भी एक वाटर क्राइसिस को लेकर के ही दिया जाता है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को और फिर वाटर क्राइसिस को लेकर के उस सभ्यता की समाप्ति हुई। तो कहीं ऐसा ना हो जो ये सभ्यता, हमारी मानव सभ्यता आज इस स्तर तक पहुंची हुई है जिसमें हम अपने को खुद भगवान मानने लगे हैं। आज की ये जो बहुत बड़ी गलती है, जो मनुष्य अपने आप को भगवान मान करके चल रहा है और ये मानता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे ही पास है, कि वो मतलब अगर आगे की जनरेशन भी पैदा हो तो वो टेलर्ड, कि भाई कैसे उसका कॉम्प्लेक्शन हो, कैसा उसका स्ट्रक्चर हो, कैसी उसकी हाइट हो, ये मान करके हम अपने को साइंस का एक ज्ञाता मानते हुए एक हम मान रहे हैं कि हम एक भगवान का दर्जा ले रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो सभ्यता सिमट सकती है जो उतने एडवांस पे थी, और आज की सभ्यता को भी समेटने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये वाटर क्राइसिस एक बहुत जगव्यापी, और जिसको कहा जाए कि हर जना अब इसको जानता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो जो ग्राउंड वाटर एक सेविंग है हमारी, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स की सेविंग है ग्राउंड वाटर, उस सेविंग पे हम चल रहे हैं, क्योंकि नदियाँ हमारी सूख रही हैं, और रेन फेड हों चाहे वो हों ग्लेशियल हों, कहीं ना कहीं वो हमारा एक वाटर सोर्स जो इतने सालों से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो बना हुआ है वो वाटर सोर्स, उस वाटर सोर्स पर हम डिपेंड करते हुए उसको हम एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम भारत की बात करें, हम 18% हम पॉपुलेशन है अगर वर्ल्ड की, तो केवल 4% हमारे पास पोर्टेबल वाटर है। तो क्राइसिस इन सारे शब्दों में हमारे सामने है। मैं सबसे पहले रमोला जी आपसे जानना चाहूँगी इसमें, क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडिया को, भारतवासी को, हर भारतवासी को, हम वाटर को बहुत एक पवित्र चीज़ भी मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम पोल्यूशन भी करते हैं वाटर सोर्सेस का अपना। तो क्या आपकी क्या इस उसमें ओपिनियन है, और आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल राइटिंग में बहुत हैं, तो मैं सबसे पहले तो एक इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जानना चाह रही हूँ, तो आपको।
Thank you, Vasudha ji. I think that if we want to protect something, we will, the only things that we really protect is those things that we love. So we have to renew our connection with water. We have to understand the importance of water, not as a resource, but in terms of what it actually means to us. And life cannot go on without water. So I think all religions have always treated water as sacred. In Uttarakhand, the Naulas were treated like temples. And we always recognize this, but I think now we have lost it. I mean, how can we say that we worship Ganga ji and throw all our sewage goes into it when we are worshipping over there, but it's we are throwing plastic into it. So that's not worship. Worship is in terms of something that we actually hold sacred. So the sanctity of these things we have to understand, and water is fundamental to our lives. Our bodies are made up of 60% is water. The Earth's surface is made up of water. So I think that we have to change our attitude towards water, not as a resource, but in terms of renewing our own intimate connection with it, which definitely means sit beside the water in a river, hear it, pick up a shank and listen to the sound of the water, realize that everything has begun from there. The first 9 months is in water. For most of us, when we die, it is to the water that we return, because our ashes are immersed in water. So once we realize that connection, then we will be much more serious about what we are doing to save the glaciers, for rainwater harvesting, to stop pollution, to stop this. The way that we are polluting the underground sources of water, the way that our rivers are drying, the way that our glaciers are melting, and this is not going to change if we're having helicopters going for Tirth Yatras. This is not going to, so we have to change our whole thought process of what is religious and what is actually our deeper connection with water. So that will thing. And I think Lalitji has done so much, on water he's done so much work, and at the ground level as well as creating environmental awareness on it. I'm going to pass this on to him. I see Trilochan ji is here, and we have a lot in common. We both went to IIT Delhi and MIT, and I happened to meet him here in Almora for the first time, and now after many years. He has become a distinguished professor, director of Bangalore IIM, which is one of the... I somehow, somewhere decided that I don't know anything. After studying, doing a PhD, I decided that I came to Almora. And living here for so many years and working as you said, in some, which I got involved quite by chance, I would say something perhaps a bit different. To start with, this water, the word crisis and all. If you think about this too much, then Malthus said, I don't know how many, 200 years ago, that this life is not sustainable, but somehow we are still living. The Club of Rome came to the conclusion that difficult future. And then, of course, we've thought about biodiversity or sustainable, etc., all these big climate change now, that the world is coming to an end. I think we have to get away from this gloom and doom, because I've now spent most of my life working with people, very ordinary, sort of poor, and they are already living such lives that, nothing can be much worse than that.
तो अगर ज़िंदगी चल रही है तो चल रही है, अब कुछ ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म ही हो जाएगी. So this problem is more in our sort of middle class intellectuals, और जो पढ़े लिखे हैं जो पढ़ते रहते हो कि और दिमाग चलता रहता है कि इतनी प्रॉब्लम है. I remember many years ago I got into a discussion with, that time Tehri was a hot subject, Tehri Dam, and I got into a discussion with some people in Delhi. So I said कि why should this be built, हमको क्या फ़ायदा. So he said you should not have such a small mind, you should think of the greater good, because the dam will give 24/7 electricity, water to Delhi, and people in Delhi have the answers to everything. वो सब जानते हैं कि ये करना है वो करना है. So I said okay, then come to Almora. Here now that how was this town built 500 years ago? It must have had a population of 300-400 people or even less, but there were a lot of springs, nalas that you mentioned. Where I live, our ancestral house, that's about 150 steps from the main road. And everyone says, why do you live here? So I asked my father, why did our ancestors build a house here? That time everything was. So he said that there was no road earlier. This road is very recent. But around our house there are 5 nalas. So that's why they must have come and settled here. But now that makes no sense. Because now, you have to see this crisis or whatever you may call it in the context. जब उस समय लोग रहते होंगे तो सुबह 4 बजे उठकर नौले में नहाने जाओ, कपड़े वहीं धो, थोड़ा सा पानी लाओ खाना बनाने के लिए और पीने के लिए. अब वो ज़िंदगी कौन रहे, who is living that or who is ready to live that life? Things have changed, and people keep telling me, since I'm working, if you go outside here, acha, oh, you are doing very good work in Almora, you must conserve the tradition and culture, and you do that. So once it just came out, and what are you doing? Oh, no, we have to do some other thing. We have to live in modernity, and I have to go to America next week. But you're doing good work, and keep the local people satisfied in their local culture. So I said, वाह ये तो खूब है, हम लोग और वो लोग हो गए कि we have to live like this with modern thought and modernity. अब यही जैसे नौला की बात है, यहाँ पर there are a lot of projects, spring conservation, नौला conservation, etc. एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सुबह 4 बजे नौले में नहाने जाओगे? तो नहीं, हमको तो घर में शार चाहिए. So this is this dichotomy between what we say and what we live. अब पहले हमारे घर में एक 200 लीटर का वो पुराना डीजल का ड्रम होता था ना, वो था बस टंकी घर में, और उसी से चल जाता था, पता नहीं क्या. अब हाँ कितने सिंटेक्स टैंक रखे हैं और वो काम आता है जब पानी 2-3 दिन बंद हो जाता है. सो द बिग डिफरेंस नाउ, एंड one is our lifestyle change, and second, technology. For example, pumping up water from the Kosi would not have been possible earlier because there was no technology, it didn't arrive. When the British came here, they did put a pipeline from Sitlakhet, which is across the Mahin, where there's a lot of water, which came into their the cantonment area, and I think that line is still working, and there is one on the other side from Shell village. So now there was a proposal, or probably there is still a proposal, that we should get, and these work by gravity, no pumping, that we should get some water from Pindar, which will come by gravity. It will also feed Kausani and Almora. But of course, every environmentalist will say these are absurd schemes and all. But the question is, then how are people going to live here? We have romanticized the hills, कि it's a beautiful area, इतने सुंदर हैं, लेकिन जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं तो रोज़ देखता हूँ, मैं रोज़ उसकी बात नहीं करता हूँ. तो the next point that comes is कि
आप कहाँ से देख रहे हैं? आप जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के उनकी तरफ से सोच रहे हैं कि बाहर से सोच रहे हैं? और इसमें बहुत अंतर है। एक वो भाषा का भी अंतर है कि अंग्रेजी और हिंदी, बट भाषा इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वो सोच ही अंतर है कि यू मस्ट कंजर्व द हिल्स, जैसे ये कंजर्वेशन। अब ये जैसे पहाड़ी महिलाओं की बात हो गई, and I think these sort of anecdotes have influenced me much more. जैसे यहाँ पर ये चिपको के बाद एक वो पहाड़ी महिला की फ़ोटो बहुत फेमस है ना, सिर में 50-60 किलो का गट्ठर रख के वो घास ला रही है और मुंह चेहरे में मुस्कान है। अरे देखो पहाड़ी महिला इतना काम करती है और लेकिन उसके मुंह में मुस्कान। अब मैं उसको सोचता था कि ये कैसे मुस्कान हो सकती है जब वो इतना काम कर रही है। और जब, क्योंकि हम लोग बहुत सारे गांव की महिलाओं के साथ हमारा बहुत काम है, सबके पीठ में दर्द है, किसी के कुछ बीमारी है, किसी के कुछ है, तो ये रोमांटिक ही तो पहाड़ी महिला, उसके लिए जल जंगल ज़मीन है, ठीक है भाई, जल जंगल ज़मीन। लेकिन अब मुझे दिखाइए एक भी कोई लड़की जो कहेगी कि मैं पानी ढोऊंगी और जंगल से लकड़ी लाऊंगी या गोबर उठाऊंगी। अब मजबूरी से कुछ भी करें वो बात दूसरी है, क्योंकि मजबूरी है। सो वी हैव टू चेंज थिंग्स। जैसे वन कॉन्सेप्ट इज ऑफ रेजिलियंस, जो बहुत आता है इन इकोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो इसके यह असली एक्चुअली इंजीनियरिंग से आता है पहला शब्द, कि अगर कोई जैसे ये बाहर है, वो कितना बेंड करेगा बिफोर इट ब्रेक्स, एंड द रेजिलियंस ऑफ दैट मटेरियल इज कि कितना इट विल बेंड एंड देन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अदरवाइज इट विल ब्रेक। तो हम ये कह रहे हैं कि वी शुड गो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, बट इज दैट पॉसिबल? अब जब जो हमारी क्या हम जो 100 साल 2 साल पहले रहते थे या 500, क्या हम उस तरह से रह सकते हैं? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट कि लेट्स गो बैक and resilience means that you should be able to, but we are in a position of disaster. So we have to think that resilience should mean something ki whether an individual or a society can come to a new equilibrium after a disturbance. कि माने कुछ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है, हमारी ज़िंदगी में कुछ हो गया है। अब क्या मैं रोते रहूं कि हाय उतना अच्छा था, मैं पुरानी ज़िंदगी में जाऊं, या मैं कुछ और सोचूं? मैं बिल्कुल मॉडर्निटी में नहीं पहुंच सकता हूं। यहाँ सब लोग समझते हैं कि जो अमेरिका में है वही यहाँ भी ले आएंगे, उसी को हम यहाँ लागू कर लेंगे। करो, लेकिन कैसे कर सकते हो? वहाँ की सभ्यता ही अलग है। तो हमको कोई नई चीज़ पर सोचना है कि हम कहाँ पर पहुँचें, लेकिन उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि कुछ अननोन चीज़, वो दिमाग के लिए बहुत कठिन होता है। क्योंकि जब मैं कहूँ हाय इतनी अच्छी दुनिया थी पहले, तो वो पुराना तो मालूम है, तो हम वापस आना तो, लेकिन कोई नई जगह से कैसे जाएं, ये कौन सोचेगा? और लोग इसको सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हमको एक सल्यूशन मिले। तो जो ये वाटर क्राइसिस पर, क्योंकि मैं उसी पर आते हैं, तो ये सब करेगा कौन? मेरा मेजर क्वेश्चन मैं बार बार ये पूछता हूँ कि ठीक है समस्या है, ये है वो है, सब करेगा कौन? मुझे करने वाला तो कोई, भाषण देने बात करने वाले तो सब मिलते हैं, मैं भी शायद उसी में गिल्टी हूँ, लेकिन करने वाले कोई मिलते हैं। एंड यू सेड वेरी राइटली कि यू कैन ओनली डू समथिंग इफ यू लव समवन, but do we love anyone? Yes, this is a big question. In fact, this is what someone told me. I mean, how I got involved in this work. Some of you may know him, Madhav Ashish of Mitola. Yes, yes. So he was doing a lot of work on this environment and all.
So somebody asked him why this is the very elitist and urban elitist concept of environmentalism. So he said, no. I have been living here for the last so many years. I mean, all his life he spent here. And I have seen the people around me, and they have given me so much that if you love someone, then you have to do something. And it also isn't. But if I don't know what love is, then how can I have that motivation? So if you're talking about the philosophical question, and if you're talking about the practical thing, I think you must see the context, the people. So you must bring the humans in. अब जैसे कि now they are saying कि ये कोसी is drying up. तो उसका फ़ायदा किसको होगा अगर वहाँ पर पानी बढ़ेगा? अल्मोड़े के बासिंदों को. लेकिन अल्मोड़े के लोग तो वहाँ नहीं जाकर काम कर रहे हैं ना. वो कह रहे हैं कि गांव के लोग वहाँ पर पेड़ लगाओ, मुफ्त में करो, क्योंकि तुम तो पहाड़ी महिला हो और तुमको पूरे में ये कैसे, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि मैं ये तो सर मैं यहीं पे आपको नहीं, ये जो आपने बात कही ना कि आप अगर वैली की बात कर रहे हैं, कोसी के किनारे की, जो उतना प्लांटेशन हुआ, इतने लोग खाम खा इन्वॉल्व करे, वो तो इसीलिए तो रिजल्ट ज़ीरो हो गया. तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सब जो लोग उसको करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना ना अल्मोड़े के लोग से, ना वहाँ के जो कोसी में रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ और देखना. मैं एक क्या, मैं कई पर्सनल एग्जांपल मेरे पास हैं जो मैं क्या करूं, मेरे काम में मैं उनसे कभी कभी संपर्क हो जाता है. और मैं पहले तो मैं कभी वर्कशॉप में, फिर मैंने कहा तो उन्होंने कहा वी इनवाइटेड यू एज अ ट्रांसलेटर. मैंने कहा नहीं भाई थैंक यू, मैं ये सब मुझे ये नहीं होगा. बट वो एक हमारे काम की बात कर रहे थे और उसके मुझे पूरे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया था. और जब वो लिख रहे थे और जो हम समझ रहे थे काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टा था. तो मैंने कह दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं डोंट डिस्टर्ब दी. और ये कई साल पुरानी बात है. अभी हाल में एक इधर गांव या आप लोगों के पास उधर पाटा रामगढ़ या कसिया लेक के आगे, वहाँ पर करीब हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं. तो उसमें बहुत समय लगता है. वहाँ पानी की बहुत कमी है. तो वहाँ महिला संगठन वगैरह से वो बहुत सालों से थे, करीब 10-15 साल हो गए. तो पहले कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलीथीन टैंक वगैरह लगाने, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन वो लगे रहे. और अब वहाँ गांव में करीब कितने 600-700 टैंक बन गए हैं और वहाँ पानी बहुत माने कुछ उपलब्ध हो गए. और वहाँ पर लोगों में ये कोऑपरेशन बहुत है. लेकिन उसका मोटिवेशन कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है और वो क्षेत्र ये कैश क्रॉपिंग करते हैं, तो वहाँ के लोग पैसा समझते हैं. तो जब उन्होंने देखा कि हम थोड़ा पानी जमा कर लें, तो उनका मटर की फसल एक बहुत अच्छी फसल आ गई अर्ली सीजन से पहले, तो उनको बहुत अच्छे दाम मिल गए. तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मैं इससे उनको एकदम तत्कालीन लाभ मिल गया. चलिए, यह एक कहानी थी. अब यहाँ बहुत सारे पत्रकार वगैरह सब घूमते रहते हैं ना कि मैं वी वांट एग्जांपल्स ऑफ इनोवेटिव वर्क. तो कोई वहाँ पहुँच गया, हम लोग को नहीं मालूम था. तो बाद में एक फिल्म भी बनी उस पर. तो वो फिल्म देखी, तो वो उसमें कह रहे हैं कि देखो ये महिलाओं ने ये क्लाइमेट चेंज समझ गए और तब उन्होंने ये काम किया है. अब मैं कहूँ कि भाई ना उनको क्लाइमेट चेंज की समझ है, ना उनको तो फ़ायदा हुआ पानी से. तो सच्चाई तो कोई कह नहीं रहा है, लेकिन वो कहीं बाहर दिखाना था ना कि ये जैसे यहाँ का कई आंदोलन वो बाहर फेमस हैं. जैसे कि यहाँ पर ये जो एक कानून यहाँ बन गया है कि 1000 मीटर के ऊपर पेड़ नहीं काट सकते. ठीक है, उसमें कुछ लेकिन ये इसका उपज कहाँ से आई? जब वो चिपको आंदोलन था तो महिला अब
जहाँ तक मुझे मालूम है, पहले मैं किताबी ज्ञान का ज़्यादा था ना, तो किताबों में यही पढ़ा था कि भाई ये महिलाओं ने और इसका क्या दुष्परिणाम हुआ है। अब मैं ये JNU और ये दिल्ली के यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, देखा आई वॉन्ट टू सी द पहाड़ी महिला हगिंग द ट्रीज। पहले मैं उनसे बात कर लेता था, अब कोई आता है मैं कहता हूँ गेट आउट, बिकॉज ऐसी बेवकूफ़ी की बातें अगर कोई करेगा तो उसमें क्या हुआ। तो महिलाओं का था कि जो हमारे गांव के आसपास का जंगल है उसमें हमको पहला हक हमारा होना चाहिए। बिफोर द सीमेंट फैक्ट्री दे वांटेड टू यूज़ इट फॉर द क्रिकेट बैट्स, स्पोर्ट्स बैट्स एंड ऑल। तो ये आंदोलन तो फेमस हो गया, लेकिन वो अभी तक गांव की महिलाओं को ये हक तो नहीं मिला है। उल्टा ये हुआ कि 1000 मीटर के ऊपर पेड़ काटना प्रतिबंधित हो गया। और वो जिन्होंने ये बनाया वो कह रहे हैं कि अरे ये तो आप ही लोगों ने मांगा था। तो मैंने पढ़ा ये तो कहीं है ही नहीं, लेकिन जो लोग इसको पॉलिसी बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर आप याद रखें तो उसी समय 1970s में एक ब्रुटलैंड कमीशन बना था नॉर्वे में, और उन्होंने ये सस्टेनेबिलिटी की बात शुरू की थी। तो उन्होंने कहा देखो, अरे वाह, इतने रिमोट हिमालय में एक गांव में वहाँ की गरीब अनपढ़ महिलाएं देखो वो पेड़ों का संरक्षण कर रही हैं, ये तो क्या बढ़िया चीज़ है। और हम लोग जो हैं तो सो द पॉइंट वाज दैट नाउ व्हाई इज इट दैट नो पहाड़ी वुमेन इज इंटरेस्टेड इन जल जंगल जमीन। अगर वो सत्य था तो सच तो 20-30 साल में नहीं बदलता है। अगर वो एक कहानी थी, अब वो बदल गई है कि अब लोग पढ़े, कुछ और उन्होंने दुनिया देखी है, वो कुछ और चाहते हैं, और उनसे कहो नहीं तुम पेड़ लगाओ, और वो भी मुफ्त में, तब हमारी ज़िंदगी होगी, हम बाहर से आएंगे हम। लेकिन इसमें दुर्भाग्य है कि हम भी तो यही कहते हैं, हाँ हाँ यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है, आप बताइए क्या करें। तो इसमें कौन इसको ठीक करेगा कि जब तक, क्योंकि बाहर वालों की भी चिंता वाजिब है हमारे, लेकिन ये सोच ही अलग है ना। ये इसको कैसे पाटा जाएगा। अब जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, बोथ ऑफ यू आर लिविंग इन नाउ, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, तो पहले तो वहाँ रोड बनी, फिर वहाँ पर लोग घर में बने। यहाँ जब अल्मोड़ा तो यहाँ तो रोड का कोई सवाल ही नहीं था, यहाँ तो घर पहले दूसरे तरह के लोग रहे, और पानी की पाइपलाइन लगी या जो भी कुछ हुआ तब लोगों ने घर बनाए। तो वो जो हैबिटेशन है और ये जो हैबिटेशन है ये तो बिल्कुल अलग है। सो वी हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय सम पीपल, राइटली और रॉन्गली बाय अदर पीपल, बट we have to come down to what is reality and what is the truth. But these are difficult questions कि ये सब क्या बातें कर रहे हो भाई, सच क्या है और लव क्या है। बट आई थिंक ये सब देखकर, पढ़ लिख कर, दुनिया देखकर मैं, और यहाँ इतने कि यही कमी है। ये अगर मानव इतना दिमाग है वो तो कुछ भी कर सकता है, वो समस्याओं का हल कर सकता है, लेकिन वो दिल का हिसाब नहीं कर सकता है ना। तो वो कहाँ से सीखें। सर जो अभी आपने बात, आई थिंक जरा ज़्यादा नहीं, आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं सर, जितनी भी आपने पूरी बात बोली उसमें पॉइंट्स उठाए हैं, ऐसा नहीं है। और आपने जो एक बात कही अभी, लाइफस्टाइल चेंज एंड टेक्नोलॉजी, जो अभी जो दो हैबिटेशन का जो कंपैरिजन दिया आपने, कि यहाँ अल्मोड़ा में जब ये बना टाउन तो उस समय रोड नहीं थी, बट देयर वाज नो टेक्नोलॉजी एज सच, यू कैन से कि भाई जिसमें कि वाटर एक्सप्लॉयटेशन की बात करी जाएगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो इसलिए एक्सप्लॉयटेशन एज सच नहीं था, और वी वर लिविंग इन हार्मनी। और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी हैबिटेशन डेवलप हुआ था वो उसके अकॉर्डिंग था। अभी जो दूसरा हैबिटेशन डेवलप हुआ है, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, चाहे मुक्तेश्वर है, चाहे रामगढ़ है, या एनी अदर स्टेशन, हिल स्टेशन, वहाँ पहले टेक्नोलॉजी आई है और उसके बाद डेवलपमेंट हो रहा है। तो दैट हैज़ लेड टू द इनइक्वालिटी
इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो, क्योंकि लिमिटेड। जी, जैसे पहले जो गांव थे वो नौला के पास होते थे, क्योंकि यहाँ माने ऊपर ऊंचाई में लोग रहते हैं ना। जैसे पहले भी कोसी थी, लेकिन ये अल्मोड़ा कोसी में नहीं बसा ना, बागेश्वर वगैरह में सब, इवन गरुड़ वाली जहाँ अच्छा है वहाँ लोग नहीं रहते थे, लोग रहते थे ऊपर पहाड़ी में। अब वो सब लोग वहाँ ऊपर पहाड़ से नीचे अपने खेतों में घर बना रहे हैं। सो ये रियलिटी है कि लोग गांव छोड़कर अर्बनाइजेशन में आ रहे हैं। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हमने कितनी स्टडी की है, कितने, अब वो कह रहे हैं हम गांव में क्या करें, वहाँ कुछ है ही नहीं करने को। कुछ अब सबको मोबाइल फ़ोन चाहिए, 300-400 रुपये तो महीने उसी का लग जाए, कैश चाहिए, तो कहाँ से आएगा? कुछ चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव ज़्यादा काम ये लड़कियों और महिलाओं के साथ है। हमने करी जैसे सिलाई तो 30 साल पहले शुरू करी थी, उसमें कोई खास चीज़ नहीं है, उसमें कोई ना। अब हमने सिलाई इतनी उसमें भीड़ लगी हुई है, और इसका अंतर क्या हो गया है, जैसे जब पहले गांव की ये लड़कियां हमें ट्रेनिंग में आती थी, उनके पास 2 सूट होती थी, तो रोज़ वो धोकर पहनती थी। अब गांव में आप जाइए तो 18-20 सूट सबके पास है। तो इसके माने लोगों के इसलिए सिलाई अगर करो तो लोकली इतना काम मिल जाता है, कोई बाहर को बेचना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, वो वहीं का हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो एनवायरमेंटली लोकल, और जो हमसे लोग कहते हैं कि तुम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ जो बाहर बेचेंगे, हमने कहा हमको नहीं करना है। तो जो अब ये जो गांव की औरतें जो सिल रही थी, वो उतना अच्छा फिनिश नहीं था, वो अभी कर रहे थे। तो एक ने कहा कि हम इनको सिखाएंगे कैसे करने का, वो स्वेटर बुन रही थी। तो उसने उनसे 4 बार उधड़वा दिया कि ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। उसने कहा अगर अच्छा बना दोगे तो मैं तुमको 20 स्वेटर का ऑर्डर दूंगा। तो उस महिला ने कहा ठीक है, छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं 4 बार इसको आपको खुश करने के लिए नहीं करूँगी, मुझे यहीं पर हम लोग के लिए या पहनने के लिए ठीक है, तो इसी में मैं खुश हूँ। ये देखिए सोच अलग है ना। वो जो बाहर से आई थी वो भी वांटेड टू हेल्प, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कपड़े बनाओ जो दिल्ली में बिकेंगे। और ये इसने कहा कि मैं वो कपड़े बनाऊंगी जो यहाँ के लोग पहनेंगे और वो मुझसे खरीद लेंगे, तो मुझे भी आमदनी हो गई, उनका भी हो गया। लेकिन जब हम बाहर से उसको करेंगे तो हम लोगों को अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि जिसकी सिलाई ज़्यादा अच्छी है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जो हम सामाजिकता की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो नैरेटिव है कि यू मस्ट सॉल्व द थिंग विद द कम्युनिटी। अब वो कम्युनिटी कहाँ है? क्योंकि नाउ इंडिविजुअल राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। The Supreme Court will say individual right is the most important. The individual is more important than anyone. And we've had this problem. So we have to take this context, yes, of putting people at the center and then working up from it. right. That is the only solution. Actually, you can do anything. And for that, there is no one solution. You must have 1,000 Different, roses blooming, yes, all over the country, all over. ये नहीं कि मैंने एक बना लिया है, and this should be followed. This should be replicable, yes, and not. This replicability doesn't occur. No, not at all. Nobody likes that. Everyone wants to do their own thing, whatever it is. Yeah. So you must let, rather than suppressing them, to put them in a format. But that is our education system, is that we want to put everyone in this, कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है। सर दैट्स वाई वी वांटेड, यहाँ पर हमारे जो भी अगर पैनलिस्ट हैं, एटलीस्ट वी आर लिविंग इन हिल। और क्योंकि जब भी आप बात करें अगर कहीं पे भी, क्योंकि इतनी जगह अभी ये कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जाना होता है ये वाटर कंजर्वेशन के, एवरीवेयर आई रियलाइज्ड
कि जो भी सॉल्यूशन हम जा रहे हैं, हम जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वो कहीं प्लेन्स में हो रही हैं, वो पहाड़ की ना हो करके, तो जो सॉल्यूशन सारे वहाँ बताए जा रहे हैं वो हमारे लिए तो कहीं एप्लीकेबल ही नहीं है, वो हमारे लिए कहीं एप्लीकेबल नहीं है, हमारे लिए तो टोटली डिफरेंट थिंग्स वी नीड डिफरेंट थिंग। दिस इज़ द थिंग व्हाट यू सेड कि भाई सेंटर पे लोग हों और उसके सराउंडिंग आप अगर कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट, यू गेव एग्जांपल कि वाटर उन्होंने स्मॉल स्केल पे ही चाहे वो कंजर्व किया और फिर उनको जो फ़ायदा वो मटर की फसल से हुआ, तो दैट हैज़ टू बी लिंक डायरेक्टली टू देयर बेनिफिट। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का सोल्यूशन को हम उसकी लाइवलीहुड से, अगर हम उसको सिंपल वर्ड में कहें, या आमदनी से नहीं जोड़ेंगे, तो जो हम दिन रात रोना होता है, चाहे पलायन है, फलाना है, कि लोग कोई रह नहीं रहे, कोई नहीं करेगा। जब हम उसको डायरेक्ट उसकी, जहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आपने दिखा दिया कि भाई वाटर कंजर्व किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी, जिस भी तरीके से किया, और उनको एक सिंपल सा उनको बेनिफिट मटर की फसल से मिला, तो दे एग्रीड एंड इट एक्सपेंडेड। तो दैट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन वी नीड, बिकॉज वी हैव डॉक्टर सुमन साहब विद अस, और एग्रीकल्चर इन फैक्ट इज़ रियली एक सेक्टर माना जाता है जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर के हमारा सर्वाइवल नहीं है। और एग्रीकल्चर को कहीं भी इतनी जगह आप इसको देख सकते हैं, और सब जगह जो बात होती है कि वाटर का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है या वाटर का जो वेस्टेज हो रहा है वो कहीं नहीं है, वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में दिया जा रहा है कि 85% ऑफ वाटर गोज़ फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की हमेशा बात करी जा रही है कि सबसे ज़्यादा पानी वहीं पे एक्सप्लॉइट हो रहा है, 85% ऑफ वाटर इज़ गोइंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ पे वाटर एफिशिएंसी को आना ज़रूरी है, और वो वाटर एफिशिएंसी कैसे आएगी सो दैट वो वाटर को थोड़ा बहुत कुछ हम बचा सकें। सुमन जी, आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस। हमारे सामने ये प्रश्न है कि आज पानी का संकट है या नहीं। आप लोगों की ज़िंदगी में अगर ऐसा है कि संकट है ही नहीं, तो फिर संकट नहीं है। लेकिन 100 में से 90-95 लोगों के सामने ये संकट है। और हमारे परम मित्र ललित पांडे जी कह रहे थे कि ये करेगा कौन। खुद किया है इन्होंने, और पूछ रहे हैं करेगा कौन। आखिर कसे लेके आगे जाके आपने किया ना, तो आप जैसे अगर 100 लोग हो जाएंगे तो होगा। करेगा कौन प्रश्न का जवाब है हम और आप, क्योंकि हम और आप ही भोगेंगे अगर पानी का संरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब मुझे मिलते नहीं हैं लोग जो काम करने को तैयार। आप गलत कह रहे हैं, आपने खुद काम किया है, क्यों भड़का रहे हैं इन लोगों को। करेंगे हम ही, और जैसे इन्होंने करके दिखाया है, कई बच्चों को दिखाया है, कहते हैं मंचों पे पर करते हैं। और इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। पानी का संकट है, इसकी जो समस्याएं हैं उनका हल भी है। दिक्कत है नियत की। हम चाहते हैं कि सारा पानी हम इस्तेमाल करें और आपके लिए कुछ न छोड़ें। अगर आप वहाँ बैठे रहेंगे और हमको ये करने देंगे तो आप मूर्ख हैं। अभी ललित ने ये भी कहा कि भाई इंडिविजुअल राइट्स की बड़ी अहमियत हो गई है। तो अगर इंडिविजुअल राइट्स की अहमियत हो गई है तो आपकी इंडिविजुअल राइट्स आप इस्तेमाल करिए ना, बैठे क्यों रहते हैं आप। मेरे कहने का मतलब है कि संकट है, उसके उपाय भी जाने जाते हैं, उसको करने वाले भी लोग हैं। उन लोगों की संख्या को बढ़ना होगा। जैसे जैसे अपने ऊपर बीतेगी वैसे वैसे लोग जुड़ेंगे इससे। जब संकट खुद पे आएगा तो आदमी हल ढूंढेगा। एक संकट तो है कि हमारे शावर में पानी नहीं आ रहा है, वो कोई संकट नहीं है। एक संकट ये है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं है, वो संकट है। क्योंकि आप जो भी कर लें, खाद्यान्न का उत्पादन तो करना है ना, खाना तो चाहिए ना, खेती तो करनी है ना। तो इन जो ये सेक्टर्स हैं जिनको क्रिटिकल सेक्टर्स कहते हैं, पहले हमको इस पे ध्यान देना होगा। और इस पे ध्यान देने के मतलब, जैसे वसुधा ने अभी कहा कि कृषि क्षेत्र में
पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पौधा उगेगा नहीं बिना पानी के, आपकी फसल होगी नहीं बिना पानी के। तो अब टेक्नोलॉजीज़ आ भी रही हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमारी पहले की भी हैं। ये गलत फहमी मत पालिएगा कि सारी टेक्नोलॉजी आज आई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने, आखिर वो बेवकूफ़ नहीं थे। जैसे हम अपने आप को बड़े दिमागी समझते हैं, बड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, कई नई टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार वो भी कर चुके थे। हमारी मूर्खता ये होगी उनको टेक्नोलॉजी नहीं समझना, उनको टेक्नोलॉजी का दर्जा नहीं देना और आगे बढ़ना जैसे कि हम ही और हमारे कल वाले लोग जो हैं वही आविष्कार कर सकते हैं। ये है मूर्खता। खेती का ही अगर हम संदर्भ लें, आज हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसमें राय की बात नहीं है, आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, आपकी बारिश कब होती थी, कब शुरू होती थी, कब ख़त्म होती थी। आज वो सब कुछ बदल रहा है। आपकी खेती को भी उस तरह से बदलना पड़ेगा। पानी कम होता जा रहा है, आपकी खेती को भी उसको देख के आगे खेती करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे आप? अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कहेंगे कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं होगा। हमें आज मालूम है कि गेहूं की खेती पे संकट है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारी जो, जिसको कि हम जैविक विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है एग्रो बायोडाइवर्सिटी। हमारी प्रजातियों में, हमारी जो फसल की प्रजातियां हैं, हमारे यहाँ धान या चावल एक नहीं होता है, हमारे यहाँ मक्का एक तरह का नहीं होता है, हमारे यहाँ मड़ुआ भी एक तरह का नहीं होता है, हमारे यहाँ मादरा भी एक तरह का नहीं होता है। 20 प्रजातियां हैं। धान में तो लाखों प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि कम पानी में हो जाती हैं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं। तो क्लाइमेट चेंज अगर आप कह रहे हैं, जलवायु का परिवर्तन अगर कह रहे हैं, उसके समाधान भी हैं। इसको इस्तेमाल करिए और जगह जगह पे वो समाधान ढूंढिए। सिर्फ वो टेक्नोलॉजीज़, आज की टेक्नोलॉजी में सिर्फ नहीं मिलेगा, वहाँ भी मिल सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़ पहले की भी हैं, और वो सब है हमारे पास। हमारे यहाँ नेशनल जीन बैंक्स हैं, हमारे यहाँ किसानों में वो ज्ञान है, हम साइंटिस्ट हैं। ये गलत है सोचना कि जो लंबा वाइट कोट पहन के साइंटिस्ट होता है, विज्ञान का ज्ञान उसी को होता है। गलत है। किसान को बहुत भयंकर ज्ञान होता है, किसानी का और विज्ञान का। नहीं होता तो वो खेती नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब ये है, और हम लोग यहाँ पहाड़ में बैठ के और पूछ रहे हैं कि इस संकट से कैसे निपटे। यहाँ तो मालूम है कैसे निपटना है। हमने पागलों की तरह जो शहरों की आदतें अपनाई हैं, उससे हम समस्या बढ़ाते जा रहे हैं। समस्या है, उसको कम करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। नौलों की बात आई, आप हमारे इलाके में रामगढ़ की तरफ नौलों में लोगों ने मोटर लगाने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी इतनी दूर से लाना अब नहीं पसंद करते हैं। अगर आप नौले में मोटर लगाइएगा तो नौला खाली हो जाएगा, क्योंकि नौला तो एक प्राकृतिक चीज़ है, उसमें उतना पानी ऊपर आता है। और अगर हम संभल के उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारी पूरी ज़रूरतें नहीं, लेकिन कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। आप नौले को पेयजल की तरह अगर रखें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़ी बात होती है, करिए ना। आपके ऊपर से जो पानी आ रहा है, आप टंकियाँ बनाइए, खोदिए, या तो प्लास्टिक वाली बनाइए या पक्की टंकी बनाइए, जैसी औकात है वैसी बनाइए। पानी का संरक्षण करिए, बचाव करिए। 3 दिन अच्छी बारिश हो जाएगी, आपकी टंकियाँ भर जाएंगी। तो समस्याओं को अपनी नज़र से देख के, अब ऐसी भी खेती में टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। ये पहले भी होता था, ये सिर्फ आज नहीं है। आप में से पता नहीं आप यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने खेती की तरफ ध्यान दिया हो, लेकिन पहले क्या करते थे, जब छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, एक तरफ को ऊंचे हुए मटका रख में पानी भर दिया, खासतौर से सब्ज़ी की खेती में, और सुतली लगा के छोड़ दी। पानी धीरे धीरे जड़ों के पास से होता जाता था। इसी चीज़ को अब माइक्रो इरिगेशन का नाम देके और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बना दी है।
समस्या है और समस्या के हल भी हैं। कुछ हल संभव है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी शहर की तरफ बढ़ती जा रही है, उसका हल ये नहीं है कि आप शहर में ज़्यादा पानी के स्रोत बनाएं या डैम बनाएं या टंकियां बनाएं या ओवरहेड टैंक्स बनाएं या ट्यूबवेल खोदें और ग्राउंड वाटर पी जाएं। इसका हल है कि आप अपनी आबादी को बांटें, सब चीज़ को शहर की तरफ नहीं आने दें। और इसमें आपको पुलिस के डंडे नहीं बजाने हैं, इसमें आपको गांव में वही सुविधाएं देने की कोशिश करनी है। अब ये 5 वर्षीय योजना तो है नहीं, ये तो 20 वर्षीय योजना है, लेकिन अगर आप ये करेंगे नहीं तो हल निकलेगा नहीं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज हमें तकलीफ़ है कल हमें इसका समाधान मिल जाना चाहिए, नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि पानी को थोड़ा सा और संतुलित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, गांव में भी हो शहर में भी हो, तो आबादी को भी बांटना पड़ेगा। आप सबको भर दें दिल्ली शहर में, बम्बई शहर में या हल्द्वानी शहर में, और तब कहें कि पानी का तो यहाँ पे बड़ा अभाव है साहब। अरे तो गांव जाइए ना। तो समस्याएं जो हैं और हमको इससे निपटना सीखना पड़ेगा। अंग्रेज़ तो खैर बहुत सारी चीज़ें कर गए यहाँ, लेकिन जो एक बहुत बुरी चीज़ करी है वो है टॉयलेट। आप एक वक्त जब फ्लश करते हैं कितना पानी जाता है, ख़त्म करिए इसको। और अब अगर हमारे सामने इस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं कि हम के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, तो जिन लोगों में बुद्धि है उनको उस हम को चैलेंज करना पड़ेगा। ये लंबा सत्र खींच गया है, हम और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपके सोचने की हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, संकट है, संकट ज़बरदस्त है, लेकिन इस देश में दिमागी कमी नहीं है। इस संकट से निपटने के लिए कई लोगों में क्षमता है और वो क्षमता निखर के आएगी। एक चीज़ मैं बस एक लास्ट पॉइंट एक जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सत्र ये काफ़ी लंबा वास्तव में हो गया है। एक सर आपसे भी है इसमें मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि प्रोफेसर रावत जी तो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। सारा जो अथॉरिटी बनी है, स्प्रिंग्स एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, क्या आपको स्टेट लेवल पे ही यहाँ पे बनी हुई है उत्तराखंड में, तो आपको क्या लगता है या आपको कि क्या इस तरीके की अथॉरिटीज़ से, क्योंकि आपने अभी बात करी कि लोग बीच में हों और फिर उसके सराउंडिंग काम हो, तो क्या इस तरीके की अथॉरिटी से वास्तव में कोई चेंज आएगा? बस एक शॉर्ट सा मैं इसके लिए आंसर चाह रही हूँ। अगर वो सरकारी अथॉरिटी और पैसे से करें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कहें कि नहीं हम लोगों की भागीदारी, वो नहीं है। तो दो अंतर है। तो और जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम भाषण दे सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर वो कि सरकार ये करेगी, तो सरकार तो अपने उसके पास पावर है, पैसा है, तो उससे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो उसका सदुपयोग हो जाए तो हो सकता है। जो आपने बात कही कि अगर पैसा खर्च करके कोई काम करा जाएगा तब तो होगा, और अगर ये वास्तव में अगर कम्युनिटी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं होना है। क्योंकि ये चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैं भी दे सकती हूँ, क्योंकि ग्रीन हिल्स हम बलढौटी गधेरा का रिचार्ज जोन पे काम कर रहे हैं, तो हमने भी ये देखा कि हमने लोगों को इन्वॉल्व करने की इतने सालों में जो कोशिश कर ली है, और फाइनली हमें पता है कि कोई नहीं, 2 जने भी नहीं आकर के कुछ करने वाले हैं। आप पैसा खर्च करिए, आप अपने लिए CSR से पैसा लाइए, कहीं से लाइए, आप काम करिए, आप प्लांटेशन करिए, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिवर रिजुविनेशन। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी हैव आल्सो गिवन अप ऑन दिस कि भाई हम कहीं से लोगों को आप इसमें जोड़ें और जोड़ करके हम काम कर पाएंगे। See, this is what I have been trying to say. The whole narrative is wrong. ये कि भाई अरे सब लोग अपने आप कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई? मेरे पास कुछ साधन नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे अपना। Absolutely, I agree with it. आप तो जो ये लोग कह रहे हैं, या तो वो बहुत अमीर हैं या तो ये 100% दिस इज अ वेरी, मतलब इतना ओपनली सर कोई कह नहीं सकता है। नहीं, लेकिन अभी भी वो चलता है
कि ये देखो, अरे लोगों की भागीदारी से मुफ्त में ये काम कर दिया। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये सही नहीं है और कहीं नहीं होता। तो ये जब आप नैरेटिव बदलेंगे कि भाई कौन करेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा, कितना पैसा, ये तो कोई नहीं करने वाला है, तो वो सब मैं आपसे कहूँगा कि करो भाई, बस तब अरे तो पीठ वो बहुत अच्छा काम है, आपको भी कुछ प्राइज वाइज मिल जाएगा तो ठीक है। लेकिन असलियत जो है कि जब तक अगर आप लोगों के, क्योंकि समाज में बहुत अंतर है ना, तो आपके ये लोग कैसे कह सकते हैं कि तुम मुफ्त में काम करो, अपने तो कोई एक ढेला नहीं करेंगे मैं मुफ्त में जी। तो लेकिन अगर आपके पास पावर है और उसका सदुपयोग हो, मैं ये कह रहा हूँ कि और पैसा है उसका सदुपयोग करो तो कुछ भी हो सकता है, और अगर सदुपयोग नहीं करो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। It means कि there should be some answerability also, कि भाई you should have power also and you should have answerability also, कि you should be answerable definitely, yeah। तो this is the only thing कि कोई अगर change हम इसमें water conservation की बात अगर हम कर रहे हैं, water solution की बात कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन, क्योंकि वाटर क्राइसिस, हम अगेन वाटर क्राइसिस पे ज़्यादा हम फिर फोकस हो गए। वाटर क्राइसिस इज़ देयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वी नो इट कि वाटर एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। और दूसरी चीज़ हमने जो अपने स्तर पे सोची, क्योंकि हम लिटरेचर फेस्टिवल पे हैं, हमने एक कन्वर्सेशन किया, ये भी एक हमारा एफर्ट है कि हम इसमें कुछ एजिटेशन, अपना माइंड एजिटेशन आई कैन से कि वी कैन डू इट और वी आर ट्राइंग टू डू इट। और एक कंजर्वेशन, इसी को लेकर के हमने एक कन्वर्सेशन जब हमारा चल रहा था वाटर सेशन को लेकर के, तो एक वाटर एंथोलॉजी की, वाटर पे बेस्ड एंथोलॉजी हमने ये डिसाइड किया कि इसको लेकर के हम डेवलप करें, और नेक्स्ट जब हमारे ALF हो तो तब तक हम इसको कंप्लीट करके हम इसको सामने लाएं। तो थोड़ा सा मैं बस आपसे बहुत ब्रीफ में जानना चाहूँगी इस वाटर एंथोलॉजी के बारे में, एंड विद दैट वी विल क्लोज द सेशन। So what we want to do is have an anthology on water which takes in from different experts their views in an essay, because for one thing, in terms of literature, very few people now have the ability to read a book, but they can read an essay. So that becomes easier. And the other thing is that you have, it becomes a forum for conversation. So the anthology that we are planning, Suman will be writing on water security, on food security and water. Vasudha ji is writing on indigenous practices and stepwells. Am I right? So like that, we are having different people. We are having people writing on industry and water. Lalit ji has still to give what topic he is going to write on. But basically... I can see you retracting rapidly. I can see you retracting. No, but I'm not going to let him retract so easily. But essentially, we are hoping to have 20 different essays which we are working on and which we hope to present at the next ALF. So I think more of that can be at the next ALF. इसके साथ ही हम ये सेशन को क्लोज करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, आप अगर कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं, श्योर आप प्लीज़। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। दो चीज़ें मेरे दिमाग में अभी आई हैं। जैसे आपने एक कहा कि टॉयलेट में कितना पानी खर्च होता है, तो उसके लिए कैसे करें। सर एक बस छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि बाथरूम में जितना भी पानी नाली में बहकर जाता है, चाहे नहाने से, चाहे हाथ धोने से, या किसी भी वजह से, उस पानी को कलेक्ट करके अगर उसी सिस्टम में जाने का कोई हिसाब हो जाए तो ये एक तरीका शायद हो सकता है। और एक और मेरा भी दुख है जो आप लोग के बात कर रहे हैं कि मेरे गांव में पानी की टंकी जो सरकारी पानी की आ गई है, उससे लोगों ने एक
मतलब इतना मोटा पाइप लगा के, और जिस वक्त वो पानी आता है वो उसी से अपनी भैंसें नहलाते हैं, उसी से अपनी सड़कें धोते हैं, उसी से अपनी सारी नाली साफ़ करते हैं। मतलब नाली में वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, पानी के जो फ्लो से ही उसको साफ़ करते हैं। और उसी तरह से जो बर्तन मांजते हैं तो उसमें पानी नल खुला रहता है। उनको हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे सबकी सांसें निश्चित हैं, वैसे ही कमीशन में सबके हिस्से का पानी निश्चित है। वो जितना जिसको मिलना है उतना ही मिलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो तुम अपने हिस्से का पानी बहा रहे हो, इसको इतनी जल्दी ख़त्म मत करो। तो वो मुंह पलट के कहते हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये मतलब उन लोगों को कैसे समझाएं, अगर कुछ और मिल जाए तो कोशिश कर लें। आप ही बता सकते हैं सर कि इसमें कैसे समझाया जाए। हाँ, इसका एक्चुअली वैसे वास्तव में कोई जवाब है नहीं। आप किसी को समझा नहीं सकते हैं ना। हाँ। वो तो खुद ही, जब अगर मेरे मन में नहीं है तो आप जितने भी कहते रहे मैं नहीं सुनूंगा। या आपको कुछ जब तक यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कि हम सबको बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे रहो ना। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कि भाई आई मीन दैट इज़ द होल प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, कि भाई मुझे मत बताओ। ये आप महिला हैं, आप जैसे महिलाओं की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई उनको इतिहास में पूरा कि भाई सब लोग बताते हैं कि ऐसे रहो। अब वो ज़रा खुल गई हैं तो वो कह रही हैं कि मुझे बताओ मत, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो फिर अगर आपने ये समझ लिया है तो फिर वो तो फिर आप दूसरे को कैसे बताएंगे? नहीं तो आप चुपचाप पुरानी तरह के रहिए बस थोड़ी देर से। एक ये है ना कि अगर मैंने थोड़ी फ्रीडम कहीं से मुझे मिल गई है तो मुझे ये समझना है कि दूसरा व्यक्ति को भी तो वही तलाश रहा है, मैं उसको कैसे बताऊं? और जो पावर की बात है सरकार की, कि वो बताते हैं ना, वो थोड़ी ना सुनेंगे। तो अब लोगों को भी शायद वही अच्छा लगता है कि मुझे बताओ। मैं हमारे काम में मैं देखता हूँ कि सब लोग बताइए क्या करना है, हम कर देंगे। अरे भाई मुझे बताना नहीं है। अगर बताने की बात होती तो फिर या तो आर्मी में जनरल बन जाओ तो यस नो। अब जब आप बात कर रहे हैं तो वो आप स्वयं लोगों से निकलना चाहिए ना, और नहीं निकल रहा है तो फिर समस्या है। दैट इज द प्रॉब्लम इज नॉट वाटर, इट इज़ इन एवरीथिंग। नहीं तो जैसे मैं कहूँ महिलाओं की ज़िंदगी है। अरे आपको कैसे हिम्मत होती है यहाँ पर? और जैसे आपने, माफ़ करिएगा, खेती की बात कर रहे हैं, तो ये पहाड़ में अब आप किसी लड़की से कहिए खेती करो तो वो, मेरे कितने ही ऐसे इंस्टेंसेस हो गए हैं कि गोष्ठी हो रही है, कभी एक आध आदमी आ जाते हैं, वो कहते हैं अरे देखो आजकल की बहुएं काम नहीं करती हैं, आजकल की लड़कियां खेती नहीं कुछ नहीं करती हैं। तो सबसे अच्छा मुझे एक दिन लगा, एक लड़की उठी, आपको खेती करनी है आप करिए, मुझे तो नहीं करना है। तो सीधे सा जवाब है। क्योंकि अगर आप पहाड़ की खेती बात करिए, उसमें इतना काम करिए, निकलता क्या है? कुछ नहीं। और वो भी फिर ये जंगली जानवर उसको ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तो छोड़ दिया लोगों ने। हाँ बिल्कुल, नहीं तो इसीलिए छोड़ दिया है। आप लेकिन आप फिर कह रही हैं कि करो। तो हम नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं अगर खेती कर रहे हो तो इस तरह से करो। हम नुस्खा नहीं दे रहे हैं। नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं नहीं करना क्योंकि यहाँ आदमी तो खेती नहीं करता है, वो औरत करती है। तो अभी तो नहीं कर रहे हैं। अभी तो भोजन तो एक सर एग्रीकल्चर हमारी, अभी तो मुफ्त में राशन मिल रहा है, चाहे मैं घर है तो ठीक है। यही तो समस्या है सर, यही प्रॉब्लम है कि तो हमें ये कि जब तक मुझे नहीं लगे कि मुझे करना है तब तक किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और दूसरा अंदर से अंतर, निकलना जरूरी है। दूसरा अंतर है कि मैं अगर शौकिया कुछ करूं और मेरी आजीविका उस पर डिपेंडेंट, बहुत डिफरेंट है। जैसे यहाँ पहाड़ में जैसे लोग कह रहे हैं ना कि आप मंडुआ खाओ। अरे हम जैसे मैंने भी ये सुना, तो ये, और जैसे कुछ लोग कहते हैं उसमें कैल्शियम इतना है, फलाना ये है वो है। तो वो लड़कियों की गोष्ठी में मैंने ऐसे ही कहा कि भाई दिल्ली के लोग कह रहे हैं मंडुआ बहुत ही बढ़िया है,
तो वो कहते हैं आप जरा अपने खुद रोज़ खाइए, शौकिया खाना एक दूसरा होता है, रोज़ रोटी खानी, और अगर आपकी पहले तो आप मंडुए की रोटी बनाइए, आपसे बनेगी नहीं। तो ये सब जो है ना कि जो पुरानी चीज़ें थीं वो अब बदल गया है। तो अब ये जो आपको उत्तर देने हैं वो वर्तमान की स्थिति में उत्तर देना है, सॉल्यूशंस दूसरी तरीके से ढूंढने हैं। हाँ, सीधी सी ये है अब ये है। और सर हम इसको सेशन को क्लोज करेंगे क्योंकि इट हैज़ बिकम वेरी लॉन्ग सेशन। एंड थैंक यू एवरीवन। आई थैंक पैनलिस्ट, आई थैंक एवरीवन हियर प्रेजेंट फॉर द सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन हुआ है हमारा, जिसका विषय था वाटर क्राइसिस और कॉल टू एक्शन, प्रेजेंटेड बाय प्लम्बर बाथवेयर। और ये बहुत सोचनीय विषय है कि वाटर क्राइसिस हो जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ, और नदियाँ हमारी सूख रही हैं और हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान देगा कौन, ये एक चिंता का विषय है। और जो कि विश्व बैंक के इस्माइल सैरोग्लेटन ने कहा था कि इस शताब्दी की लड़ाई तेल के लिए लड़ी गई है, लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई जलापूर्ति के लिए लड़ी जाएगी। और वो बिल्कुल सही बात है। अगर हम इस विषय को गंभीरता से नहीं देखेंगे तो हम ही इस जो दलदल है उसमें फंसते चले जाएंगे। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संकट जब खुद पर आएगा तो व्यक्ति ज़रूर काम करेगा, और हम सब भी मिलकर ये काम कर सकते हैं। और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, तो हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और वो कहते हैं ना कि एक दिन का ये सिर्फ काम नहीं है, इसमें कई महीने कई सालों की जद्दोजहद है। और वाटर क्राइसिस के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हम ही इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं। और वो कहते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो हमारे बीच है प्लम्बर बाथवेयर से गौरी चौधरी। तो मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ गौरी चौधरी को, प्लीज़। Looking ahead, we are excited to announce our plan to contribute 1% of our revenue from the Kumaon region towards the skill, health and educational development of people, ensuring that the people of this beautiful land continue to flourish. Thank you all for being here today, and thank you for sharing in our commitment to water conservation and a better, greener future. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.